मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पिछले लेक्चर कवर करके आए बैठे हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग पिछले लेक्चर्स कवर करके आए बैठे हो। वो लेक्चर देखेगा, अब उसमें वो टेस्ट नहीं होगा, अब नहीं होगा। ठीक हो गया, वो नहीं था। ठीक हो गया। So, अभी तक हम वैक तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं, सारा कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 73 तक कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 73 किया ना, ब्रूस कंपनी, बर्स कंपनी, ऐसे ही है। क्या कहला है? 2-3 क्वेश्चन और रह गए, वो हमने प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद एक टॉपिक इसमें और रह गया, यील्ड कर्व के नाम से। होपफुली वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो 2-3 जो क्वेश्चन रह गए उसमें एक क्वेश्चन रह गया है जो आई कैप के MFA के मॉडल पेपर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 76। एक क्वेश्चन रह गया जो भी पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने टेस्ट किया, क्वेश्चन 75। और एक क्वेश्चन हमारे पास और है। सो पहले मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 76 क्या था? जमाल लिमिटेड JL के नाम से। सो सिर्फ 6 नंबर के लिए मॉडल पेपर में क्वेश्चन था। 6 नंबर के लिए करना क्या, आपको वैक कैलकुलेट करना है। जमाल लिमिटेड is intending to expand its existing operation and considering to issue bonds to finance the expansion. So company bond issue करने जा रही है। You have been provided with the following extract from Jamal Limited financial statements. 3 million ordinary shares of rupees 100 each और 300 million जो है उसकी अमाउंट दी गई है हमें यहाँ पे। Retained earning 400 million and 10% long term loan 650 million. 10% long term loan 650 million. लॉन्ग टर्म लोन जिसकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है। 10% साथ लिखा है तो इसका मतलब ये कूपन रेट नहीं, ये क्या होता है, इसका इंटरेस्ट रेट। ठीक हो गया, ये बात समझ आती है। बॉन्ड के साथ, डिबेंचर के साथ अगर ये 10% लिखा होता तो वो क्या था, कूपन रेट। ठीक हो गया। ओके, द शेयर्स आर कोटेड एट ₹475 कम डिव। हमें कौन सी प्राइस लेनी होती है, एक्स डिव। एक्स डिव कैसे आती है, कम डिव में से डिविडेंड माइनस कर दें तो एक्स डिव आती है। एंड द डिविडेंड ऑफ ₹25 पर शेयर इज ड्यू शॉर्टली। मीन ये लेटेस्ट डिविडेंड है हमारे पास, तो ये माइनस करेंगे 475 में से तो 450 हमारे पास एक्स डिव शेयर प्राइस आ गई, जिसके थ्रू हम मार्केट वैल्यू 50 निकाल सकते हैं। ओके, JL हैज पेड आउट फॉलोइंग डिविडेंड ड्यूरिंग द पास्ट 4 years। 10, 15, 18, 20, तो लेटेस्ट कितना है 25। इसलिए हमारे पास 5 डिविडेंड्स हैं, 4 नहीं है 5 है। प्रीवियस 4 ये दिए गए हैं और लेटेस्ट कितना है 25। द लोन वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ बैंक 2 years ago। ऊपर जो लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 650 मिलियन का, जिसका 10% इंटरेस्ट रेट है, 2 साल पहले लिया गया। एंड इज रीपेएबल इन 10 years टाइम। अब इतना लिख के उसने स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया कि शायद अब इसकी मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमें डिस्काउंटिंग करनी है, इसका रेट नहीं है, हमें KD निकालने के लिए शायद IRR भी निकालना है। तो ऐसा नहीं है, क्यों, लॉन्ग टर्म लोन है, बॉन्ड नहीं है। ठीक हो गया। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू JL इज 30% और टैक्स रेट भी है 30%। तो हमने निकालना है वैक, और हमारे पास 2 ही कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, एक डेट लॉन्ग टर्म लोन है और एक इक्विटी है। क्या करें, तो वैक निकालने के लिए हमने पहले तो फार्मूला लिख दिया। सो क्वेश्चन 76 वैक इज इक्वल टू इक्विटी into cost of equity plus debt into cost of debt divided by equity plus debt into 100। और हमें ये 4 कंपोनेंट चाहिए। क्या कहला, हमें चाहिए जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हमें उसने जो है वो 3 मिलियन जो है वो बता दिए कि हमारे पास शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस कितनी है 450। 450 सर कैसे निकाल लिया आपने, 475 माइनस 25 का जो डिविडेंड था, क्यों हमने एक्स डिव लेना होती है, वो कम डिव दी गई, कितना 1350 मिलियन। ठीक हो गया, ये 3 मिलियन शेयर्स थे तो ये भी मिलियन में अमाउंट आ गई। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है।
लेकिन हम निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है, दिस मीन कैसे निकालेंगे? डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। जी निकाला जा सकता है 10 से डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट के साथ पहुंच गया 25 पे। कितनी ग्रोथ के थ्रू? 4 ग्रोथ के थ्रू। तो जी कितना निकला? 25.74%। सो डी हमारे पास है कितना? 25 1 प्लस 25.74% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे पास? पर शेयर ले रहे हैं ना डिविडेंड, क्या ख्याल है? तो 450 प्लस 25.74%, 32.72 परसेंट में आता है कि क्या ख्याल है? सो अब हमें क्या चाहिए जी? मार्केट वैल्यू ऑफ लोन चाहिए, और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 650 ही रहेगी। और हमें क्या चाहिए जी? केडी चाहिए लोन का, और वो कितना है हमारे पास? 10%। लेकिन हमने पोस्ट टैक्स लेना है, क्या कहला है? सो क्या करेंगे? इंटू 70% कर देंगे। 25% रेट है, 30% है? 30% कितना आ गया? 7%। क्या कहला है? सो फार्मूला में गए जी, हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई कितनी? 1350 मिलियन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया कितना? 32.72%। इंटू डेट हमारे पास आ गया 650, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया 7%, डिवाइडेड बाय 1350 प्लस 650 इंटू 100 किया तो हमारे पास वैक आ गया 24.36%। बहुत औखा क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने मॉडल पेपर में, लेकिन कंफ्यूजिंग था, आसान नहीं था। क्यों? स्टूडेंट ने समझा कि शायद ये हमें क्या करना है? डिस्काउंटिंग करनी है लोन की, जबकि बैंक लोन है या ओवरड्राफ्ट है तो उसकी बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। क्यों? ये ट्रेड नहीं हो सकता। जो डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो सकता है, और चूंकि ट्रेड होता है हाथों में, चेंज होता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू जितने हाथ बदलता है चेंज होती रहती है। इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है? जो इन्वेस्टर को मिलना है इंटरेस्ट। मार्केट वैल्यू को हमने डिफाइन कर लिया था कि 2 लेक्चर पहले। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। इक्विटी है तो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, और अगर डेट है तो इंटरेस्ट अपॉन रेट की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया? चलें जी, क्वेश्चन 76 हो गया। काफी क्वेश्चन हमने कर लिए। अबाउट 75 क्वेश्चन यहां तक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, नहीं 74 कर चुके हैं। बीच में अगर 2 74 5 को छोड़ दें तो 74 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। और इतने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके जाएं तो एग्जाम पेपर का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्या करें? इतने क्वेश्चन करने के बावजूद भी अगर एग्जाम पेपर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना तो फिर फायदा कोई नहीं है। क्वेश्चन 75, गुड लक एवरीबॉडी। क्वेश्चन 75 ट्राई करना आपने खुद से, 10 नंबर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन के अंदर हमें 3 वैक निकालना पड़ेंगे। जी मिल के करें कुछ। रिक्वायर है 10 नंबर के लिए, रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल
को फाइनेंसिंग प्रपोजल आपने रिकमेंड करनी है दैट वुड रिजल्ट इन लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका वैक कम हो। इसमें कोई डिफरेंट प्रपोजल के वैक हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे, जिसका कम होगा वो हमने रिकमेंड करनी है। क्या कहला? शो नेसेसरी कंपटीशन। व्हाट इज वैक? वैक होता है क्या वैसे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो मतलब क्या? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द कंपनी। कि कंपनी ने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी ने उस इन्वेस्टमेंट से मिनिमम कितना रिटर्न रिक्वायर करना है, वो वैक है। मीन शेयर होल्डर, डेट होल्डर को खुश रखने के लिए कंपनी को कितना कमाना है, वो वैक है। और जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए फायदा है, अच्छा है, अफेक्टिव है। क्या कहला है? क्यों? अगर ये ज्यादा होगा तो कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी जहां से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो छोटे छोटे रिटर्न वाले प्रोजेक्ट कंपनी फिर क्या करेगी? मिस कर देगी, मीन अपॉर्चुनिटीज कैप्चर नहीं करेगी। इसलिए कम से कम होगा। दिस मीन छोटे छोटे रिटर्न वाले प्रोजेक्ट में भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसलिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो आपने रिकमेंड करना है जिसका वैक क्या हो? कम से कम हो। क्यों? ये जितना कम है उतना कंपनी के लिए अच्छा है। ये बात हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में कर चुके हैं वैक के। ठीक हो गया? सो आपने कोई फाइनेंसिंग प्रपोजल है, वैक की बेस पर रिकमेंडेशन देनी है। और क्या रिकमेंडेशन देनी है? ऐसी प्रपोजल जिसका वैक कम हो। Zaryab Limited (ZL) is engaged in manufacturing and selling sports goods. Following information has been extracted from the latest financial statement of ZL. 5 million ordinary shares of rupees 10 each. 50 million उनकी अमाउंट है। 8% बैंक लोन 25 मिलियन जो है वो क्या है? उसकी अमाउंट है। मीन बुक वैल्यू है तो यही मार्केट वैल्यू होगी क्योंकि बैंक लोन है। 8% इसका इंटरेस्ट रेट है। हमें पोस्ट टैक्स लेना होता है अगर क्वेश्चन में टैक्स गिवन हो तो। क्या कहला? क्यों? डेट जितने भी हैं उनका जो भी रेट है वो हमने पोस्ट टैक्स लेना है। क्यों? इसकी वजह से हमें टैक्स सेविंग मिलती है। तो हमने देखना है कि हमें इफेक्टिवली कितना जो है वो रेट पड़ रहा है, वो हमें यूज करना है। अदर इंफॉर्मेशन, शेयर्स ऑफ ZL एज करंटली ट्रेडिंग एट ₹25 ईच। तो ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 6%। द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 6%। ये क्या होती है? रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न। क्या कहला? वेयर एज द एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट इज 10%। जबकि मार्केट रेट वो कितना है? 10%। मीन RF 6% है, RM 10% है। द एवरेज इक्विटी बीटा फॉर ZL's शेयर इज 0.9। दिस मीन कैपम अप्लाई होगा। और कैपम किस लिए यूज होता है? KE निकालने के लिए यूज होता है। क्या कहला है? KE हम निकाल सकते हैं डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू से, या KE हम निकाल सकते हैं D × 1 + G डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस G से भी, या KE हम निकाल सकते हैं कैपम से भी। रिस्क इनकॉर्पोरेटेड अगर KE निकालना है तो। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू ZL इज 30%। यहाँ तक डाटा देखा है तो हमें एक इक्विटी दी गई है और एक डेट का डाटा दिया गया है, तो हम एक वैक कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग वैक होगा। ZL is planning to set up another factory in Peshawar, for which it would need finance of ₹150 million for 4 years. तो कंपनी आगे एक इन्वेस्टमेंट करने जा रही है 150 मिलियन की। एंड फॉलोइंग 2 फाइनेंसिंग प्रपोजल्स आर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ ZL's मैनेजमेंट। और 2 प्रपोजल है। इसमें हमें क्या करना होगा? पहले एक एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट करना होगा। क्या कहला? उसके बाद हमें क्या करना होगा? दोनों प्रपोजल का सेपरेट वैक कैलकुलेट करना होगा। एक में एक का डाटा यूज करके, दूसरे में दूसरे का डाटा यूज करके। और हमें देखना पड़ेगा जिस प्रपोजल का वैक कम है वो हमें रिकमेंड करना होगी। तो पहले एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट कर लें। क्या कहला? सो क्या हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं? एग्जिस्टिंग वैक। और एग्जिस्टिंग वैक इक्वल है किस चीज़ के? इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। और डेट भी क्या है? लोन है। क्या कहला? तो कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ लोन हम ले रहे हैं डिवाइडेड बाय इक्विटी। लेकिन डेट की बजाय आप वर्ड ही यूज कर लो, बैंक लोन। और इंटू हमने 100 भी करना होता है परसेंटेज में आंसर लेने के लिए। इक्विटी के लिए हमें क्या चाहिए जी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेने के लिए उसने हमें जो है वो डाटा दे दिया। कितने शेयर्स हैं?
कितने 5 मिलियन शेयर्स हैं और 25 एक की प्राइस है, तो कितना 125 मिलियन। ठीक हो गया। के ई निकालने के लिए उसने हमें जो है वो फार्मूला दे दिया जी। क्या फार्मूला था? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ। आर एम माइनस आर एफ को एक और भी नाम देते हैं रिस्क प्रीमियम का, रिस्क प्रीमियम का। आर एफ हमारे पास है कितना 6%, 6%। बीटा कितना है 0.9। आर एम कितना है 10% और आर एफ कितना है 6%। तो मुझे ज़रा दे देंगे के ई कितना 9.6%। ठीक हो गया। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो बैंक लोन है उसकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 25 मिलियन। और हमारे पास जो के डी ऑफ लोन है वो हमारे पास कितना है 8%। टैक्स रेट कितना है 30%, 25% है, कंफर्म 30% है। सो 70% करके हमारे पास आ गया कितना 5.6%। तो फार्मूला में हमने पुट किया जी 125 मिलियन इंटू 9.6% प्लस बैंक लोन है हमारे पास कितना 25 मिलियन इंटू 5.6% डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया जी इक्विटी प्लस डेट हमारे पास कितना है 125 प्लस 25 इंटू 100 किया। इसके ज़रा मुझे एक वैल्यू और दीजिएगा ज़रा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके वैल्यू देंगे क्या बनती है 125 इंटू 9.6% कितना 125 इंटू 9.6% 12 प्लस 25 इंटू 5.6% 1.4 डिवाइडेड बाई 150 बन गया इंटू 100 किया तो कितना आ गया हमारे पास 8.93% हमारे पास एग्जिस्टिंग वैक आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, क्या है वो पढ़ते हैं। दो फाइनेंसिंग ऑप्शंस के। सो 150 मिलियन कंपनी को चाहिए 4 सालों के लिए। पहला प्रपोजल क्या है हमारे पास फाइनेंस करने का, ये 150 मिलियन इशू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये कंपनी क्या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी ऑफ 100 ईच वाले। रिडीमेबल हैं इरिडीमेबल है नहीं पता। द प्रेफरेंस शेयर वुड बी रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 4th ईयर। और चौथे साल में क्या होंगे रिडीम होंगे एट पार। क्या ख्याल है? सो हमें क्या चाहिए मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर चाहिए। फिर इनका रेट गिवन है, रेट नहीं वो भी नहीं गिवन, तो हमें IRR के थ्रू रेट भी निकालना पड़ेगा। क्या ख्याल है? IRR के थ्रू रेट भी निकालना पड़ेगा। और प्रेफरेंस शेयर्स में टैक्स की इम्प्लीकेशन हमने कभी भी नहीं लेनी, चाहे रिडीमेबल हैं चाहे इरिडीमेबल हैं, इसमें टैक्स की इम्प्लीकेशन हमें नहीं लेनी। क्यों? इस पे हमें कोई टैक्स अलाउंस FBR पाकिस्तान में अलाउ नहीं करता। बाहर के कंट्रीज में शायद अलाउ होता होगा लेकिन पाकिस्तान में अलाउ नहीं होता। सो मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे या पहले हम KD निकालेंगे? पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे, क्यों KD निकालते वक्त ईयर 0 में हमें मार्केट वैल्यू यूज़ करना होती है। क्या ख्याल है? KD निकालने के लिए हमें ईयर 0 में मार्केट वैल्यू यूज़ करना होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे इस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। और हमारे पास ₹100 ईच वाले हैं, तो दिस मीन हम चले गए कहाँ पे वर्किंग 1 कर लो, बल्कि नहीं वर्किंग 1 तो ये थी हमारी, वर्किंग 2। सो ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। कितना इंटरेस्ट है 9,999। रिडम्पशन भी होगी कितने पे 100 पे। क्या ख्याल है? लेकिन हमारे पास क्या कोई रेट दिया गया जिस पे हम अप्लाई करके इसकी जो है वो मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या कोई ऐसा रेट दिया गया क्वेश्चन में कहीं पे किसी किस्म का कोई रेट दिया गया और जब हम अप्लाई करके इसकी मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो? क्या ख्याल है? नहीं निकाल सकते। दिस मीन हम क्या अज्यूम करेंगे कि 100 अगर इसकी फेस वैल्यू तो इसकी मार्केट वैल्यू भी 100 ही है। तो अगर कोई रेट दिया होता तो उसमें हम डिस्काउंटिंग करते हैं ना, हमारे पास तो रेट है ही नहीं कोई।
क्या ख्याल है? तो क्या अज्यूम करेंगे कि इसकी जो फेस वैल्यू है वही इसकी मार्केट वैल्यू भी है, तो इसलिए ये पंगे में पड़ने की जरूरत हमें नहीं है। हमें क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, कितनी अमाउंट आप प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू ले रहे हो? 150 मिलियन। क्या ख्याल है? सो 150 मिलियन जो है इनटू क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 100, तो कितनी बन जाएगी? 150 मिलियन ही रह जाएगी। 100 फेस वैल्यू वाले की मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 100 ही है। हाँ, रेट निकालने के लिए हम IRR अप्लाई करेंगे। हाँ, उसमें एनपीवी हमने निकालनी है, एक 10% पे निकालते हैं और अगली हमने देखना होती है 5, 15 कितने पे निकालनी है। ये बात समझ आती? क्या ख्याल है? सो अब हम चलते हैं जी इसके रेट निकालने की तरफ। तो हमने क्या किया जी, अब हम निकालने जा रहे हैं KD ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके लिए हमने क्या किया जी, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ईयर 0 में हमने कहा जी इनिशियल हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी कितने की? 100 की। ईयर 1 में हमारा जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो कितना है? 9999, और रिडम्पशन कितने पे करेंगे हम? 100 पे। क्या कह रहा? और हम चले गए जी नेट कैश फ्लोज, हमारे पास जो आ गए वो 100 नेगेटिव आ गया, 99 और 109 आ गया। तो पहली पीवी हम निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 10% पे। क्या कहला है? एट द रेट ऑफ 10% पे पहली पीवी निकाल लेंगे। सो पीवी एट द रेट ऑफ 10% निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये 100 ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 पे एम्प्टी फैक्टर अप्लाई हो जाएगा, कितने का? 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.10 और प्लस 100 बचा डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पावर 4। तो कैन पी वी एट द रेट ऑफ 10% आ जाएगी कितनी? 3. पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। एक हम पीवी निकाल लेंगे जी एट द रेट ऑफ 5%, मुझे सिर्फ वो पीवी का आंसर दे देंगे 14.18 पॉजिटिव। क्या कह रहा है? तो IRR निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, IRR इज इक्वल टू छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाले की NPV इंटू बड़ा वाला रेट माइनस छोटा वाला रेट। तो छोटा वाला रेट हमारे पास 5% है, उसकी NPV हमारे पास 14.18 है, 14.18 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना? 3.17, और दोनों रेट का डिफरेंस 5%। सो IRR इज इक्वल टू KD ऑफ P इज इक्वल टू 9.08%। 9.08 या 09 कितना कर लें? 09 कर लें, 9.09%। सो हमने निकाल लिया जी कि अगर हम जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे तो सूरत में वैक क्या होगा? क्या कहला है? सो हम क्या करने जा रहे हैं जी, न्यू वैक विथ प्रेफरेंस शेयर्स। सो क्या होगा जी, वैक इज इक्वल टू व्हाट? 125 इंटू 9.6% प्लस 25 इंटू 5.6%, जो पहले वाली जो बातें थी। अब प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 150 इंटू रेट क्या हमने निकाला? 9.09% डिवाइडेड बाय 125 प्लस 25 प्लस 150 इंटू 100 कर देंगे, तुम्हारे पास एक नया वैक आ जाएगा 9.01%। क्या ख्याल है? मीन अगर हम जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे तो हमारा जो वैक आता है वो आता है 9.01%। अब अगर हम दूसरी फाइनेंसिंग ऑप्शन की बात करें तो वो देखते हैं वो क्या है। कहता इशू 9% बॉन्ड ऑफ ₹1000 ईच। फेस वैल्यू कितनी? 100 नहीं, अब कितनी रहेगी? 1000। मीन अब हमने डिस्काउंटिंग करनी अगर बॉन्ड की तो 100 फेस वैल्यू नहीं, 1000 फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली करनी है।
The bondholder would have a right to either convert each bond into 35 ordinary shares or redeem it at premium of 10%. और कन्वर्टिबल बॉन्ड है, रिडम्पशन या तो 10% प्रीमियम मीन 1100 पे ले ले, 1000 फेस वैल्यू वाला 1100 पे ले ले, या फिर 35 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर ले और एक रैशनल इन्वेस्टर जो है, सियाना इन्वेस्टर जो है, वो दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा उस पर रिडीम करेगा। इसलिए हमने मार्केट वैल्यू निकालते वक्त डिस्काउंटिंग करनी है या केडी निकालते वक्त डिस्काउंटिंग करनी है, तो रिडम्पशन में हमने क्या लेनी है, हायर ऑफ शेयर वैल्यू या फिर रिडम्पशन वैल्यू एट पार। ये बात समझ आती? ओके, सो शेयर वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी। 35 ordinary shares are redeemed it at a premium of 10% at the end of 4th year. The market value of ZL's share is expected to increase by 7% per annum। और शेयर की वैल्यू निकालने के लिए उसने बता दिया जी कि शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 7% पर एनम से इंक्रीज होती है, और अभी करंटली कितनी चल रही थी, 25। क्या ख्याल है? सो हम आगे जी कहाँ पे, अब बॉन्ड की वर्किंग की तरफ। दिस मीन अब हमें जो है वो एक और वैक निकालना पड़ेगा, न्यू वैक with what bond। मीन उसमें हमने प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं लेना, उसमें हमने प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं लेना। मीन ये 125 इंटू 9.6% वैसे ही आएगा, बैंक लोन का 25 इंटू 5.6% वैसे ही आएगा, और प्लस अब हमें क्या लेना पड़ेगा, बॉन्ड की वैल्यूज लेना पड़ेंगी। 125 प्लस 25 वैसे ही आएगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब इसकी क्या मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है बॉन्ड की? कैसे, किस रेट पे आप डिस्काउंटिंग करोगे ईयर 1 to 4? है रेट? नहीं, इसमें मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, 150 रहेगी। क्या ख्याल है, मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, 150 रहेगी। वजह क्या है सर इसकी, वजह बताएं, वजह क्या है? क्योंकि रेट इसमें जो है वो गिवन ही नहीं है, रेट इसमें गिवन ही नहीं है, तो इसलिए मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, 150 ही रहेगी बॉन्ड की सूरत में भी। हाँ, रेट हमें निकालना पड़ेगा, केडी हमें इसका निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी। क्या ख्याल है? सो आगे जी हम कहाँ पे, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पे। और मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो हम कैसे निकालेंगे जी, 150 मिलियन है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 नहीं 1000 डिवाइड बाई 1000। क्या ख्याल है? और ये क्या बन जाएगा, 150 मिलियन ही रहेगा, लेकिन हमें केडी निकालना पड़ेगा, केडी ऑफ बॉन्ड, केडी ऑफ बॉन्ड निकालना पड़ेगा। क्या ख्याल है? केडी ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सालों पे डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालना पड़ेगी। सो हमारे पास क्या होगा जी, ईयर 0 होगा, ईयर 1 होगा, ईयर 2 होगा, ईयर 3 होगा, ईयर 4 होगा, और इनिशियल जो है हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1100 नहीं प्लीज़, ये उसने फेस वैल्यू 100 नहीं 1000 कही है। ठीक हो गया? और इंटरेस्ट इस पे हम चार्ज करेंगे 9999, और इस पे टैक्स होगा, इस पे टैक्स का इफेक्ट होगा। अच्छा 90 हो गई, यस 90। कितने परसेंट था इस पे इंटरेस्ट रेट, 9% ही बताया ना उसने, यस। टैक्स का इफेक्ट इस पे आएगा, तो टैक्स सेविंग आएगी जी। क्या टैक्स रेट है, 30%, तो 90 का 30% कितना बना, 27। क्या ख्याल है? और उसके बाद रिडम्पशन, रिडम्पशन की अगर हम बात करें तो रिडम्पशन के लिए हमें कुछ वर्किंग करना पड़ेगी। क्या ख्याल है? रिडम्पशन के लिए हमें कुछ वर्किंग करना पड़ेगी। इधर आगे कर लूँ, वर्किंग 4 का नाम दे दूँ इसे, रिडम्पशन की वर्किंग। सो अगर तो आप जो है वो फेस वैल्यू पे जाते हो एट प्रीमियम ऑफ 10%, क्या ख्याल है? सो प्रीमियम की बेस पर अगर देखा जाए तो 1000 फेस वैल्यू है, और इनटू हम कर देंगे 1.10 10%, तो ये बन जाएगा 1100।
ठीक हो गया। अगर आप जाते हो शेयर में तो शेयर में देखेगा 35 शेयर्स आपको मिलने हैं, 25 प्राइस है, लेकिन ग्रोथ हो रही है कितने से, 7% से ईच ईयर। क्या कहला है, सो इनटू हम क्या करेंगे जी, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.07, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। अब यहाँ से वैल्यू देखिएगा कितनी बनती है, 1147, 1147 ही बन रही है। क्या कहना है, पहले ये प्राइस निकाल लो ना, 7% ग्रोथ के साथ 4 सालों की कितनी प्राइस बनी, इंटू 35 किया तो 1146.9 बन रहा है शायद। ठीक है कि तुझे हमने राउंड ऑफ किया तो 1147 बन गया। तो इसमें से हायर जो है वो क्या है, 1147। क्यों, राशनल जो है इन्वेस्टर किस पे जाएगा, हायर अमाउंट पे जाएगा, मीन शेयर में कन्वर्ट करेगा। क्यों, और प्रीमियम जो आपको रिडम्पशन मिल रही है वो कम है, शेयर की सूरत में ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे रिडम्पशन में हम क्या लेंगे, 1147। उसके बाद हमारे पास जो कैश फ्लोज आ गए वो देखिएगा क्या है, 1000 नेगेटिव या 63 और 1147 प्लस 63, मतलब यूँ कर लो 63 प्लस 1147। क्यों, हमने डिस्काउंटिंग सेपरेट करनी है। क्या ख्याल है, तो यहाँ पे हम एक पीवी निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 10% पहली, जिसमें 1000 जो है वो नेगेटिव है हमारे पास, प्लस 63 की हम डिस्काउंटिंग कर लेंगे 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.10, और प्लस हम कर लेंगे जी ना 1147 डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पावर 4। तो एनपीवी क्या बनती है, कितनी, 16.88। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, दिस मीन अगली हमें 5% पे निकालना पड़ेगी। 1000 नेगेटिव प्लस 63 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.05, और प्लस 1147 डिवाइड बाय 1.05 रेज टू पावर 4। यहाँ से एनपीवी क्या बनी, पॉजिटिव। 167.03। सो आईआरआर में हम आ गए 5% प्लस उसकी एनपीवी 167.03 प्लस 16.88 इंटू 5%, कितना, 9.54%। क्या कहला, अब हम आगे इधर मार्केट वैल्यू कितनी है 150 इंटू के डी है 9.54%, और प्लस 150 किया तुम्हारे पास जो न्यू बैक आता है वो कितना बनता है 9.23%। सो किस फाइनेंसिंग ऑप्शन को आप रिकमेंड करोगे बेस्ड ऑन लोअर वैक, कंपनी शुड गो फॉर financing through preference, so therefore Zaryab Limited should finance new project or investment through preference shares. Due to lower WACC than through convertible bonds. लोअर WACC आगे ब्रैकेट में बेशक लिख दो कितना 9.9% पूरा ही लिख दो, 01 क्या लिखना है। ये औखा क्वेश्चन था पेपर में बैठे हुए, क्लिक करना थोड़ा मुश्किल काम था,
वैक की अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर की हो तो फिर पता चल सकता है कि यहाँ पे हाँ बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। क्यों? मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई रेट चाहिए होता है और वो कूपन रेट के अलावा कोई चाहिए होता है। मार्केट रेट पे हम डिस्काउंटिंग करके मार्केट वैल्यू निकालते हैं। क्या ख्याल है? और वो नहीं था। दिस मीन ये बुक वैल्यू ही क्या है? मार्केट वैल्यू है। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? अदरवाइज कई स्टूडेंट यहीं पे शायद फंस जाएंगे कि अब इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है प्रेफरेंस शेयर्स की या बॉन्ड की। जी एक क्वेश्चन हमें और मिलेगा, क्वेश्चन 74, रूपाब कंपनी। 6 नंबर के लिए आपको क्या करना है? कैलकुलेट आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रूपाब कंपनी। नाम भी तो आफ्टर टैक्स लिखे, तो अगर टैक्स बीच में दिया गया तो हमने टैक्स का इफेक्ट लेते हुए निकालना है सब कुछ। क्या ख्याल है? टैक्स का इफेक्ट इक्विटी पे आता है? नहीं आता, यूज ही नहीं करना इक्विटी में कहीं पे भी टैक्स को। डेट पे आता है, उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है फिर भी टैक्स का इफेक्ट आएगा। उसका रेट निकालना है, केडी निकालना है, या दिया भी हुआ है तो फिर भी हमने पोस्ट टैक्स लेने के लिए टैक्स का इफेक्ट लेना है। प्रेफरेंस शेयर्स पे आएगा? नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स पे भी टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना। क्यों? पाकिस्तान के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स टैक्स एडमिसिबल नहीं है। ठीक हो गया? ट्राई करेंगे जरा, वैक निकालना है आपको 6 नंबर के लिए। 6 नंबर इस मतलब कि छोटा सा क्वेश्चन होगा, कुछ सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। और क्वेश्चन का आधा पार्ट तो वैसे ही आपको घुमा के रख देगा, ये क्या बातें हो रही हैं, ये तो कोई और टॉपिक था, ये वैक में कहाँ से आ गई बातें। ये हो जाता है, लेकिन शो कर दो ज़्यादा बेस्ट है।
ताकि वर्किंग के थ्रू पता चल जाए कि ये अमाउंट आपने निकाली कहाँ से है। क्या कह रहा है कि ये रेट जो आपने निकाला है ये कहाँ से निकाला है, कैसे निकाला है। कैलकुलेटर पे भी हो तो जाता है लेकिन वो वैसे लगेगा जैसे कहीं से नकल कर लिया। प्रॉपर शो करो कैसे निकाला मैंने ये, ठीक है। एग्जामिनर को बताना भी ना ये निकालते कैसे, ये भी मुझे पता है। कैलकुलेटर पे गलती के चांसेस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे जब सामने होगा तो पता चल रहा होगा रिडम्पशन मैंने क्या ली है और क्यों ली है, क्या मैंने ईयर 0 के इनिशियल लिए हैं रेट निकालते वक्त, आगे क्या अमाउंट्स लिए हैं। जैसे अभी हम करते वक्त 9 पे कैलकुलेशन करने जा रहे थे, हालांकि फेस वैल्यू 100 नहीं कितनी है 1000 है, और 1000 का 9% इंटरेस्ट 90 बनता है, 9 नहीं बनता। कैलकुलेटर पे शायद जल्दी में आप 9 पे कैलकुलेशन करके बैठ जाओगे और देखोगे भी नहीं, लिख दोगे। क्या कहला है, यूँ लिखने से पता चलेगा नहीं 1000 है तो यहाँ पे 9 नहीं 90 आना है। जी रुपाब कंपनी वैक कैलकुलेट करना है। क्या कहता है क्वेश्चन, रुपाब कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट विशेस टू इवैल्यूएट एन इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू प्रोडक्शन मशीनरी। एक नई प्रोडक्शन मशीनरी में इन्वेस्टमेंट को कंपनी इवैल्यूएट करने जा रही है। The machinery would enable the company to satisfy increasing demand for existing product, and the investment is not expected to lead to any change in the existing level of business risk of Rupab company. The machinery will cost 2.5 million, payable at the start of first year of operation, and is not expected to have any scrap value. Annual before tax net cash flows of 680 million per year would be generated by the investment in each of the 5 years of its expected operating life. मीन 2.5 मिलियन की मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी, एनुअली इतना इतना कैश फ्लो देगी, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। These net cash inflows are before taking account of expected inflation of 3% per year, मीन 3% इन्फ्लेशन भी अप्लाई होगा कैश फ्लोज के ऊपर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 240 मिलियन इन वर्किंग कैपिटल वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल पे भी इतना लगेगा जो पहले साल में लगता है आखिरी साल में रिकवर हो जाता है। फॉलोड बाय इंक्रीमेंटल एनुअल इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द परचेजिंग पावर ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेकिन यहाँ तक सारा डाटा था एनपीवी कैलकुलेट करने का, हम एनपीवी नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट है वैक कैलकुलेट करना। Rupab company has in issue 5 million shares with a market value of 3.81 per share. Yes, वैक के लिए मार्केट वैल्यू इक्विटी के लिए मैं ये पॉइंट एक मिल गया। The equity beta of the company is 1.2. The yield on short-term government debt is 4.5% per annum RF, and the equity risk premium is approximately 5% per year, mean RM minus RF, ये मिल गया। दिस मीन यहाँ से KE निकल आएगा। The debt finance of Rupab company consists of bond with a total book value of 2 million, और बॉन्ड की बुक वैल्यू है कितनी 2 मिलियन। These bond pay annual interest before tax of 7%। ये क्या है, कूपन रेट, बॉन्ड है ना, बॉन्ड है ना, तो 7% क्या है, कूपन रेट। The par value and market value of each bond is 100। दिस मीन यही बुक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू बॉन्ड भी है। इस लाइन का मतलब क्या है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू भी है। Rupab company pays taxation on 1 year in arrears at an annual rate of 25%. Tax 1 year in arrears at an annual rate of 25% पे करती है कंपनी। Capital allowance tax allowable depreciation on machinery are on a straight line basis over the life of the asset। हमें वैक कैलकुलेट करना है, तो हमें वैक कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला के 4 कंपोनेंट चाहिए। क्या कह रहा है, डेट की जगह पे क्या है, बॉन्ड है हमारे पास, हमें पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, वो निकाली जा सकती है। कितने शेयर्स हैं, 5 मिलियन शेयर्स हैं। मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है 3.81, तो कितना आ गया 0.5 मिलियन। के ई निकालने के लिए उसने कहा जी क्या है हमारे पास, आर एफ प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। क्या कह रहा है, ऐसी आर एफ कितना है 4.5 प्लस बीटा कितना है 1.2, रिस्क प्रीमियम कितना है 5%। क्या कहला है तुम्हारे पास, के ई आ गया कितना 10.5%।
मार्केट वैल्यू जो है डेट की 2 मिलियन इंटू 100 फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू भी 100 ही है, तो कितना आ गया 2 मिलियन ही। केडी अब निकालना पड़ेगा, केडी निकालना पड़ेगा। क्या करा, कितने साल, नहीं वो ऊपर इन्वेस्टमेंट का डेटा था। बॉन्ड कितने सालों पे इशू हो रहे हैं, क्या उसने बताया? नहीं, बॉन्ड के साथ लाइफ गिवन नहीं है। रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, क्या ये भी बताया उसने? रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, क्या ये भी बताया उसने? नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, इरिडीमेबल है। क्या कह रहा, इरिडीमेबल की हमने क्या करनी है, केडी निकालना है, और केडी जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, मार्केट वैल्यू। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 7%, 7% क्या, 7 इंटू 1 माइनस कितना 25% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी 100, कितना आया केडी 5.25%। 1 माइनस टैक्स टी, क्या ख्याल है? हाँ, सो मार्केट वैल्यू 50 है हमारे पास सर, 5 मिलियन इंटू 3.81, नहीं इंटू के ई कितना 10.5% प्लस डेट की मार्केट वैल्यू है सर 2 मिलियन इंटू के डी कितना है 5.25% डिवाइडेड बाय 5 मिलियन प्लस 2 मिलियन इंटू 100 किया, तुम्हारे पास आ गया वह कितना, कितना सर, इतना आसान कैसे कैसे हो सकता है? वो नंबर भी तो 6 हैं, ये भी तो देखो। क्या कह रहा, अब जरा इसकी रिक्वायरमेंट अगर क्वेश्चन की ये होती, आपने बताना है कंपनी इस मशीन में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, 10% बनता है, 9% बनता है, 19.05, सॉरी ये 19.05 है और ये भी 19.05 है। अब देखो, अब ठीक है, अब 10% बन रहा है। इस क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट ये होती कि आप एनपीवी की बेस पर बताएं कंपनी इस मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, वह कैलकुलेट करना नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है, एनपीवी की बेस पर बताएं कंपनी इस मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, फिर आप एनपीवी निकालते। क्या करते, ईयर 0 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रही है कितनी 2.5 मिलियन की, कंपनी को मिल रहा है क्या कैश फ्लो जो है ओवर द 5 ईयर्स ये टैक्स इन अरियर्स है। क्या ख्याल है, दिस मीन हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे, क्या ख्याल है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और टैक्स इन अरियर्स है तो पहले का दूसरे में लिख दे, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवें में। उसके बाद हमारे पास नेट कैश फ्लोज आते, वर्किंग कैपिटल भी हम लिखते ईयर 0 में, आखिरी में रिकवर करते। क्या ख्याल है, नेट कैश फ्लोज आ जाते। अब एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंट फैक्टर चाहिए था, वो नहीं है क्वेश्चन में, वो नहीं है। वो निकालने के लिए नीचे हमारे पास वैक का डाटा है। बेसिकली ये जो वैक है ये क्या है, डिस्काउंट फैक्टर है, जिसपे हम कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालते हैं। चैप्टर 17 में हमने एनपीवी के जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे हमें डिस्काउंट फैक्टर दिया होता था क्वेश्चन में। वो डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलता है, वैक के थ्रू निकलता है। इसलिए हमने एनपीवी में कहा था लोन, इंटरेस्ट, शेयर, इन चीजों को हमने एज ए कैश फ्लो नहीं लेना। क्यों, ये ऑलरेडी डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। कैसे इनकॉर्पोरेटेड होते हैं कि डिस्काउंट फैक्टर ये वैक ही होता है, इसके अंदर शेयर, लोन, उनका इंटरेस्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो इसलिए एनपीवी में हम इनको एज ए कैश फ्लोज नहीं लेते। क्यों, ये डिस्काउंट फैक्टर में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं।
ये जो डिस्काउंट फैक्टर हम अप्लाई कर रहे होते हैं नेट कैश फ्लोज पे अप्लाई करके एनपीवी निकालते हैं, तो इस डिस्काउंट फैक्टर ये कैसे निकला है, ये वैक के थ्रू निकलता है। इस क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट होती कि आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है, वैक नहीं, एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो एनपीवी क्या थी, इनफ्लोज आउटफ्लोज, वो तुम्हारे पास ऊपर वाला डाटा था, डिस्काउंट फैक्टर नहीं था। तो डिस्काउंट फैक्टर के लिए बेसिकली ये वैक का डाटा दिया गया, जिसके थ्रू डिस्काउंट फैक्टर ये निकलेगा, जो हम नेट कैश फ्लोज पे अप्लाई करके एनपीवी निकालेंगे। वो कैश फ्लो सेपरेट है, ये तो हमने सिर्फ डेट के ऊपर लिया था ना, क्या कह रहा है, क्योंकि डेट को हम वहां पे ले नहीं रहे, तो डेट डिस्काउंट फैक्टर के थ्रू ले रहे हैं, तो डेट हमने क्या लेना है, टैक्स इनकॉर्पोरेटेड ही लेना है। क्या कह रहा है, वो कैश फ्लो सेपरेट है, इसलिए उन पे टैक्स का इफेक्ट सेपरेट लेंगे। हाँ, जो इंटरेस्ट डेट थे वो जब वैक के थ्रू हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए तो उस पर टैक्स का इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया। ये बात समझ आती है, इसलिए हमने कहा था एनपीवी में इंटरेस्ट, लोन, शेयर इशू, शेयर रिडम्पशन, इनको हम कभी भी एज ए कैश फ्लो नहीं लेंगे। क्यों, ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। कहाँ पे, डिस्काउंट फैक्टर के अंदर। ये लाइनें हमने लिखी थी, को 3-4 कैसे इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, ऐसे इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन था ही एनपीवी का, ये क्वेश्चन था ही एनपीवी का। इसकी रिक्वायरमेंट थी कि एनपीवी कैलकुलेट करके आपने बताना है कंपनी इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। ये वैक का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इसका आधा ऊपर वाला डाटा एनपीवी का ही है। वो जो नीचे वाला डाटा है वो बेसिकली वैक की रिक्वायरमेंट का नहीं है, वो डिस्काउंट फैक्टर निकालने का है। तो एग्जामिनर यूं भी हमें एनपीवी का क्वेश्चन दे सकते हैं कि उसी के अंदर ही डिस्काउंट फैक्टर के लिए आपने वैक भी कैलकुलेट करना है और उसके बाद एनपीवी भी निकालनी है। क्या ख्याल है, वैक खत्म हो गया, एक टॉपिक रह गया यील्ड कर्व, जो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके चैप्टर 12 हमारा खत्म हो जाएगा। वैक खत्म हुआ, चैप्टर 12 खत्म नहीं हुआ, ठीक है। उसमें एक टॉपिक रह गया जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके चैप्टर 12 खत्म करेंगे।